जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान। चुनाव नामांकन के लिए जरूरी कागजात एवं डेट वाइज पूरी चुनाव प्रक्रिया को समझना। पूरी सूचना एवं आवश्यक प्रशिक्षण लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर समय, पैसा एवं मेहनत कम लगता है और परिणाम भी अच्छा आता है। प्रशिक्षण के लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, जिसे देखने मात्र से प्रशिक्षण एवं पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन योजना से काम न करें तो समय, पैसा एवं मेहनत ज़्यादा लगता है और परिणाम कुछ नहीं आता, जिससे खुद परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं, खासकर अपने परिवार के लोगों को या हितैषी लोगों को। हम नामांकन कराते हैं तो हमने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है कि हमें नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पहले दिन, पहले घंटे में नामांकन कराना है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अंतिम दिन में, अंतिम घंटे में नामांकन कराया। तो जो फॉर्म इसमें जो यूज होते हैं, नामांकन प्रक्रिया में जो फॉर्म यूज होते हैं, वह लोकसभा के लिए फॉर्म 2A 2 का और विधानसभा के लिए 2 खा फॉर्म होता है और अन्य कागजात साथ में लगते हैं। महत्वपूर्ण कागजात की चर्चा हम वीडियो में करेंगे। फोटो को बच्चों के फुटेज से नापकर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई एवं 2.5 सेंटीमीटर लंबा काट लें, उसे फॉर्म पर चिपकाएं। फॉर्म 2B, फॉर्म 26, फॉर्म A, फॉर्म B में एक भी रिक्त स्थान खाली न रहे। इसके लिए फॉर्म 3-4 बार स्वयं चेक करें। फॉर्म को कहीं भी काटे नहीं। रिक्त स्थानों पर या तो शून्य लिखें या लागू नहीं लिखें। कहीं कहीं पर एक एक रिक्त स्थान पर एक एक छोटा कांटा लगाया जा सकता है। फॉर्म 2B, फॉर्म 26, फॉर्म A, फॉर्म B के साथ वोटर कार्ड का सर्टिफाइड कॉपी प्रमाणित प्रति के साथ अन्य दस्तावेज ठीक से लगाएं और कई बार चेक कर लें। सभी अभ्यर्थी 4 सेट नामांकन पत्र जमा करा सकते हैं। हर सेट के साथ 5 फोटोग्राफ लगते हैं। यदि आप 2 सेट या 2 एफिडेविट दे रहे हैं तो 10, 3 दे रहे हैं तो 15 और 4 सेट दे रहे हैं तो 20 फोटोग्राफ लगेंगे। और आप इसके अलावा भी एक्स्ट्रा फोटोग्राफ रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आप तुरंत दे पाएं। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको चेकलिस्ट मिलती है। तो फॉर्म में जो चेकलिस्ट मिलती है उसमें चेक किया जाता है कि आपके फोटोग्राफ सही है कि नहीं, फॉर्म AB प्रॉपर है कि नहीं, और प्रारूप 26 में शपथ पत्र क्या सभी स्तंभ भरा गया है। अगर नहीं भरा गया है, यहाँ हाँ है, यहाँ भरा गया है। यदि नहीं भरा गया है तो स्तंभ खाली है, कृपया निर्दिष्ट करें। कौन कौन से स्तंभ खाली हैं यहाँ अगर बताएंगे। क्या शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसमें 2 एफिडेविट लगते हैं, 100 रुपए का बनता है। एक फॉर्म 26 के साथ एफिडेविट, फॉर्म 26 जो है वो एफिडेविट के रूप में सबमिट होता है और एक ये का शपथ पत्र एफिडेविट के रूप में सबमिट होता है। निर्वाचन नामावली का प्रमाणीगत उद्धरण जब अभ्यर्थी निम्न निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हो। यह सर्टिफाइड कॉपी होती है जो उम्मीदवार उस विधानसभा से नहीं होता है, किसी अन्य विधानसभा से होता है, तो उसे सर्टिफाइड कॉपी अपने वोटर कार्ड की देनी होती है। प्रारूप क ख राजनीतिक दल
द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी की दशा में फॉर्म ए बी, फॉर्म बी ए, फॉर्म बी राजनीतिक दल को जमा कराना होता है। आरक्षित सीटों पर लड़ रहे उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र देना होता है, जमानत राशि और शपथ या प्रतिज्ञान क्या लिया गया है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जरूरी हैं। इसके अलावा और भी कोई कागजात होते हैं तो उसका नोटिस चुनाव अधिकारी दे सकता है। हम उस प्रक्रिया पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने काफी वीडियो बनाए हुए हैं, हम आगे की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। तो जैसे ही आप नामांकन कराते हैं तो आपको तीन रजिस्टर मिलते हैं। 3 रजिस्टर होते हैं। एक रजिस्टर ऑफ डे टू डे अकाउंट्स इन पार्ट ए इन वाइट पेजेस। एक रजिस्टर पार्ट ए होता है भाग का, उसके पन्ने जो होते हैं वह सफेद रंग के होते हैं। उसमें रोज आप जो खर्च कर रहे हैं उसका हिसाब किताब आपको लिखना होता है। कैश रजिस्टर एज पार्ट बी इन पिंक पेजेस। दूसरा जो रजिस्टर होता है वह उसके पन्ने पिंक होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं और उसमें कैश का कितने नगद आपके पास हैं, कितने खर्च किए, कितने आए, उसका डेट वाइज उसका विवरण उसमें भरना होता है। बैंक रजिस्टर एज पार्ट सी इन येलो पेजेस। तीसरा रजिस्टर आपको पार्ट सी मिलता है जिसके येलो पीले रंग के पेजेस होते हैं, जिसमें बैंक के अकाउंट में रजिस्टर कितना है, बैंक में आपके कितने पैसे हैं, कितने आए, कितने खर्च हुए, कहां से आए, वह विवरण उसमें देना होता है। और आप इस रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, सी को भरना पहले दिन से स्टार्ट कर दें। अगर पहले दिन से आप भरोगे तो यह एंट्री करने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। 5 से 10 मिनट में आप हर रोज शाम को 5 से 10 मिनट देकर आप यह प्रक्रिया बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने इस सिस्टम से आपने काम नहीं किया तो बाद में इसे आपको सिस्टमेटिक करने में, नियमित करने में बहुत दिक्कत होगी। और यदि आपने सही रूप से जमा नहीं कराया तो भविष्य में आपको चुनाव लड़ने से 3 साल के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। इसलिए इसको पहले दिन से इसको भरना स्टार्ट कर दें। जब आपका नामांकन हो जाएगा तो पहला आपका अभ्यर्थी पहचान पत्र बनेगा और एक आपको अभिकर्ता या एजेंट नियुक्त करना होगा जो आपके लिए गाड़ियों की, पैम्फलेट की, प्रोग्राम्स की परमिशन लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और एक आप अतिरिक्त अभिकर्ता, अतिरिक्त एजेंट नियुक्त करेंगे जो आपका हिसाब किताब रखने में और मीटिंग, हिसाब किताब से संबंधित मीटिंगों में जाने में आपका सहयोग करेगा। यह अभिकर्ता चुनाव के कार्यों में आपकी जगह हस्ताक्षर कर सकते हैं और आपकी जगह कहीं भी किसी भी चुनाव प्रक्रिया में सहभागी हो सकते हैं। तो इन दोनों एजेंटों की नियुक्ति आप जरूर करें, नहीं तो आपको चुनाव प्रचार भी करना होता है, बहुत सारे चुनाव की सामग्री का इंतजाम भी करना होता है। फिर अगर यदि आप चुनाव कार्यालय के ही चक्कर लगाते रह जाएंगे तो आपका काम बहुत ही सफर करेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अतिरिक्त अभिकर्ता, एजेंट एवं अतिरिक्त अभिकर्ता, अतिरिक्त एजेंट की नियुक्ति जरूर करें। अब हम डेट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक चुनाव बिहार असेंबली जनरल इलेक्शन 2020 का एक उदाहरण लेते हुए आपको बताया जा रहा है कि कितने कितने गैप होते हैं एक चुनाव में दिनों का और कितने दिन हमें मिल सकते हैं।
कई फेस में होते हैं। एक फेस में भी चुनाव हो सकता है और 7 फेस में भी चुनाव हो सकते हैं। 7 फेस में भी चुनाव हुए हैं, 1 फेस में भी चुनाव हुए हैं, 2 फेस में भी हुए हैं, 4 फेस में भी हुए हैं, 5 फेस में भी हुए हैं। तो यह बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 3 फेस में चुनाव इसका हुआ है, जिसकी नोटिफिकेशन 20 सितंबर को जारी की गई। तो आप ये ऐसे डेट वाइज समझते जाएं कि क्या क्या प्रक्रिया हो रहा है, ताकि आप भविष्य में यदि फिर आप चुनाव प्रक्रिया में भाग लें या किसी को चुनाव लड़वाएं या उसकी सहायता करें, तो आपकी पूरी प्रक्रिया डेट वाइज आपको समझ में आएगा, तो आप बहुत आसानी से जल्दी जल्दी काम करवाते चले जाएंगे। तो इस चुनाव की जो नोटिफिकेशन निकली वह 25 सितंबर 2020 को निकली। इसमें आप देख सकते हैं कि यह इलेक्शन 3 फेज में हुआ। तो हमने जो क्लोजली जो प्रोसेस फॉलो किया वह हमने 3rd फेज का किया। तो हम 3rd फेज की चर्चा करेंगे। हम बस इतना बता देते हैं कि डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन का पहले फेज का 1 अक्टूबर था, दूसरे फेज का 9 अक्टूबर था और तीसरे फेज का 13 अक्टूबर 2020 था। बाकी हम ये सारी प्रक्रिया का पर चर्चा करेंगे और आप इसे डेट वाइज समझने का प्रयास करेंगे। तो डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन 3rd फेज के लिए 13 अक्टूबर 2020 को जारी हुई। अगर आपको ये भी देखना है और समझना है, पढ़ना है, तो आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 3rd फेज का लास्ट डेट जो था वह 20 अक्टूबर 2020 था। डेट ऑफ स्क्रूटनी 21 अक्टूबर 2020 था। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल नॉमिनेशन वापस लेने का 23 अक्टूबर 2020 था। डेट ऑफ पोल इसकी चुनाव की तारीख 7 नवंबर 2020 है। डेट ऑफ काउंटिंग 10 नवंबर 2020 को काउंटिंग होगी और डेट ऑफ कंप्लीशन 12 नवंबर 2020 को चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। इसमें और भी अनेक महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं उनकी कुछ हम चर्चा करेंगे। यहां पर कुछ और एंट्री इसमें की गई है, आप वह बहुत जरूरी है, जो उसमें नहीं दी गई तो आप इसे दोबारा देखें। डेट ऑफ अनाउंसमेंट आपने देखा 25 सितंबर को डेट अनाउंस हुआ था। पॉलिटिकल पार्टीज मीटिंग विथ ईसीआई विद इन 3 days ऑफ अनाउंसमेंट। जब 25 नवंबर को जब अनाउंसमेंट हुआ बिहार चुनाव 2020 की, उसके 3 दिन के अंदर में जितने भी पार्टियां हैं उनकी चुनाव आयोग में उनकी मीटिंग रखी गई, जिससे वह अपनी कोई दिक्कत है या ईसीआई से क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या जो भी चुनाव में जो भी मटेरियल होता है उसका रेट सुनिश्चित करना होता है। अनेक मुद्दे होते हैं जिन्हें चुनाव आयोग और चुनाव लड़ने वाली पार्टियों को मिलकर तय करना होता है। उसके लिए मीटिंग रखी जाती है। तो उसकी मीटिंग अनाउंसमेंट होने के 3 दिन के अंदर में यह मीटिंग रखी जाती है। डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन, तो जैसा आपको बताया कि 3 फेज में इलेक्शन हो रहे हैं, जिसकी पहले फेज की नोटिफिकेशन 1 तारीख को थी, दूसरे फेज की 9 तारीख को थी और तीसरे फेज की 13 अक्टूबर 2020 को थी। तो हम 13 अक्टूबर 2020 के तारीखों की चर्चा करेंगे। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, तो नॉमिनेशन होने के बाद नॉमिनेशन होने से कम 1 दिन पहले से हमें अकाउंट मेंटेन करना होता है। तो हमें यह रजिस्टर नॉमिनेशन वाले दिन मिलता है, तो हम नॉमिनेशन वाले दिन से या उससे 1 दिन पहले से हम अपने अकाउंट्स का हिसाब किताब रखेंगे। जैसा आपको बताया गया है कि जो आपका होता है वो रोज के
उसका होता है रोज के खर्चों का हिसाब किताब होता है, और यह वाइट होता है। बी जो होता है कैश का हिसाब किताब रखने के लिए होता है, इसका पिंक होता है। और सी जो होता है वह बैंक का हिसाब किताब रखने के लिए होता है, इसका येलो होता है, येलो कलर का होता है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन, नॉमिनेशन करने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2020 थी। डेट ऑफ स्क्रूटनी, स्क्रूटनी की डेट 21 अक्टूबर 2020 थी। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, नॉमिनेशन वापस लेने की लास्ट डेट 23 अक्टूबर 2020 थी और 23 तारीख को ही प्रतीक 3 बजे प्रतीक आवंटन हुए। और जिस दिन प्रतीक आवंटन हुए उसी दिन कई चुनाव अधिकारियों ने अभिकर्ता का पहचान पत्र का फॉर्मेट दे दिया, और जो एजेंट है या अतिरिक्त एजेंट है उनको नियुक्त करने का भी फॉर्मेट दे दिया। तो आप नामांकन होने के बाद आप सबसे पहला काम यह करें कि आप एक एजेंट और एक अतिरिक्त एजेंट नियुक्त करें, जो आप 23 को भी कर सकते हैं। 23 को करने के बाद आप यहां पर तुरंत जो भी परमिशन लेनी है उसके लिए परमिशन के लिए आवेदन दे दें। 23 को आप आवेदन दे सकते थे या 24 तारीख को सुबह। आपको सबसे जरूरी काम होता है पर्चे, पैम्फलेट, पोस्टर, बैनर, ये 3 चीज तो अगर आप समय से करते तो यह 3 चीज का इस्तेमाल आप कर सकते थे। बैनर आप कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पर बैनर लगवा सकते थे, और पोस्टर कुछ पोस्टर आप छपवा सकते थे, बैनर पर्चे भी आप कुछ छपवा सकते थे, और गाड़ी की परमिशन। तो बैनर, पोस्टर और पर्चों के लिए परमिशन देनी होती है, परमिशन के लिए आवेदन करना होता है, गाड़ी की परमिशन के लिए आवेदन करना होता है, और आप कोई सभा कर रहे हैं तो उसकी परमिशन के लिए भी आपको आवेदन देना होता है, और उसकी परमिशन लेने के बाद आप प्रक्रिया कर सकते हैं। तो आप पूरी तैयारी रखें। वैसे आप अपनी कंपेनिंग, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप अपनी कंपेनिंग पहले से करते रहें, लेकिन चुनाव नोटिफिकेशन होने के बाद जो चुनाव की प्रक्रिया होगी वह आप 23 तारीख प्रतीक आवंटन के बाद तुरंत अपनी सारी प्रक्रिया स्टार्ट कर दें। पहला आप काम करें कि आप अपना पहले उम्मीदवार का पहचान पत्र बनवाएं, अभिकर्ता को नियुक्त करें, अतिरिक्त अभिकर्ता को नियुक्त करें, पर्चे, बैनर, पोस्टर आदि के लिए आवेदन की परमिशन के लिए आवेदन दें, गाड़ी की परमिशन के लिए आवेदन दें, और जो प्रोग्राम आपको कराने हैं उसकी परमिशन के लिए आवेदन दें। तो आपका काम सही हो जा रहा है। अब यह सूचना न होने की वजह से कई लोग जब चुनाव प्रचार का समय खत्म हो रहा है तब वह परमिशन लेने की सोच रहे हैं या पर्चे छपवाने की सोच रहे हैं, तो वह प्रचार कब कर पाएंगे। तो 23 तारीख का आपको हमने बताया, 23/10/2020 यानी प्रतीक आवंटन का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपको पूरा ध्यान चुनाव प्रचार में लगाना होता है। आप एक अतिरिक्त एजेंट नियुक्त करेंगे, एक अतिरिक्त एजेंट नियुक्त करेंगे, जो जब भी मीटिंग हो तो वह मीटिंग में चले जाएं, या अगर हिसाब किताब की कोई मीटिंग है तो उसमें अतिरिक्त अभिकर्ता चले जाएं। तो वीवीपैट सेकेंड लेवल चेकिंग जो हुई वो 25 अक्टूबर को हुई। वह लेखा पंजी निरीक्षण प्रथम जांच 27/10/2020 को। अब जो यह जांच होनी है, जो आपके हिसाब किताब हैं, जैसे फॉर्म ये रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी, जो सफेद, पिंक और येलो कलर के हैं, सफेद, गुलाबी और पीले कलर के हैं, यह आपके हिसाब किताब रखना है, और आप हिसाब किताब प्रॉपर रूप से रखें। इसके लिए 3 बार चुनाव अधिकारियों द्वारा आपकी ट्रेनिंग ली जाती है, आपको समझाया जाता है। तो इसमें पहली जो हुई वह 27 तारीख को हुई, यानी कि 23 आपका प्रतीक आवंटन और विड्रॉल की डेट निकलने के 4 दिन बाद
आपकी पहली निरीक्षण हुई वह की लेखा की पहला हुआ। 8 दिन बाद यानी 31/10 को दूसरा हुआ, और फिर 12 दिन बाद 5 तारीख को तीसरा जांच हुआ। तो यह 3 जांचें हुई। यह आपको बताते हैं आपका का लेखा जो आप ABC जो आप मेंटेन कर रहे हो वह उसमें कोई गलती तो नहीं है। आपको पहले से ही इसका प्रशिक्षण ले लेना चाहिए। ये वीडियो हमने एक पहला वीडियो बनाया है और यह दूसरा वीडियो है जो प्रशिक्षण से रिलेटेड है। तो अगर आप यह 2 वीडियो देख लेते हैं तो आप फॉर्म ABC भरना बिल्कुल अच्छी तरह से सीख जाएंगे। रजिस्टर ABC भरना आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप अपना रजिस्टर फॉर्म भर के रखेंगे और आप वहां पर 27 तारीख को जो प्रतीक आवंटन के चौथे दिन होता है वह आप आराम से करवा सकते हैं। तो वह लेखा पंजी निरीक्षण प्रथम जांच 27/10/2020 को, द्वितीय जांच 31/10/2020 को, और EVM की चेकिंग हुई 2/11 को, 2 नवंबर 2020 को। यहां पर 2 प्रक्रिया चल रही है साथ साथ, बीच में आपको ये EVM भी चेक करा रहे हैं। EVM पे काफी प्रश्न उठे हैं, और क्योंकि EVM एक मशीन है और मशीन में हैकिंग ना हो यह बिल्कुल असंभव बात है, उसमें हैकिंग हो ही सकती है। इस वजह से जितने भी टेक्नोलॉजी में विकसित देश हैं उन्होंने, जापान, अमेरिका, सभी विकसित देशों ने EVM को नकार दिया है। लेकिन फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं है और एक चेकिंग करा रहे हैं। तो चेकिंग का तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं। तो EVM चेकिंग की भी साथ साथ में चलती रहती है। तो EVM चेकिंग 2 तारीख को भी इन्होंने करवाया, 2/11/2020 को। और जो आपके खातों की जांच हुई और तृतीय जांच 5 नवंबर को होगा, 5 नवंबर 2020 को। तो यह आप डेट अच्छी तरह से ध्यान रख लें। 7 तारीख को डेट ऑफ पोल है, यानी कि आपका जिस दिन लास्ट डेट ऑफ कंपेनिंग होगा, अपने प्रचार का लास्ट डेट होगा, उस दिन आपका जांच का, खाते के जांच का भी दिन होगा। डेट ऑफ एंड ऑफ कंपेन 5/11 को ही 6 बजे जो चुनाव प्रचार है वह रुक जाएगा। और डेट ऑफ पोल 7 तारीख को पोल होगा, और डेट ऑफ काउंटिंग 10 नवंबर की होगी, और डेट ऑफ कंप्लीशन 12/11/2020 को होगा। और उसके रिजल्ट के डिक्लेयर होने के 23 दिनों के अंदर, ट्रेनिंग विदिन 3 डेज 23 डेज 23वें दिन के अंदर आपकी एक ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने जो सफेद पिंक, सफेद, गुलाबी, पीला जो रजिस्टर मेंटेन किया है उसकी एक फाइनल रिपोर्ट कैसे जमा करें, क्योंकि आपकी यह सारा बही खाता, ओरिजिनल बही खाता चुनाव आयोग अपने पास जमा कर लेगा। तो उसकी आपकी ट्रेनिंग होगी 23 दिन के भीतर। आपको नोटिस मिल जाएगा, आप ध्यान रखें, ये 23 दिन के चुनाव रिजल्ट आने के 23 दिनों के भीतर कब हो रहा है उसका आप ध्यान रखें। उसके बाद अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन मीटिंग ऑन 26th डे ऑफ रिजल्ट, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 26वें दिन में एक मीटिंग होगी सारे उम्मीदवारों की या उनके एजेंटों की, अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन मीटिंग ऑन 26th डे ऑफ रिजल्ट। तो आप यह ध्यान रखें कि यहां पर जो भी 3 लोग में से एक कोई भी सहभागी हो सकता है, या तो उम्मीदवार हो सकता है, या उसका अभिकर्ता हो सकता है, या उसका अतिरिक्त अभिकर्ता हो सकता है। तो अतिरिक्त अभिकर्ता की नियुक्ति जरूर करें, और इन सब डेटों पर अपना नियम से अपना सारे काम करके रखें। आप जो ये ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग विदिन 23 डेज,
23 दिन के अंदर भीतर भीतर जो ट्रेनिंग होगी उसकी आप उससे पहले ही अपना फॉर्म आप सफेद 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 गुलाबी पीले रंग का जो रजिस्टर है उसे पूरा भर के ठीक से भर लें। उसके बाद अकाउंट्स रिकंसिलिएशन मीटिंग ऑन 26 डे ऑफ रिजल्ट, 1 डे ट्रेनिंग विद इन 1 वीक बिफोर लास्ट डेट। जो आपकी 30 दिनों के अंदर अंदर में आपको पूरा जो आपका हिसाब किताब है, जो आपका रजिस्टर है, सफेद पीला गुलाबी जो रजिस्टर है उसको पूरा भरकर 30 दिनों के भीतर भीतर जमा कर दें। आप 30वें दिन का इंतजार ना करें, उससे पहले ही आप जमा करा दें, क्योंकि अगर 30 दिन के बाद आप जमा नहीं करा पाओगे और उसके बाद वह लेंगे भी नहीं और फिर आपको चुनाव से आगे से चुनाव लड़ने पर आपके कम से कम 3 साल के लिए रोक लगा दी जाएगी। तो ऐसी नौबत ना आए, इससे पहले ही आप अपना हिसाब किताब का रजिस्टर सफेद रजिस्टर, गुलाबी रजिस्टर और पीला रजिस्टर जमा करा दें। ट्रू कॉपी ऑफ अकाउंट्स ऑफ ईच इलेक्शन, एक्सपेंसेस विद इन विद द डीईओ के पास जमा होगा विद इन 30 डेज। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 3 ईयर्स, अगर आपने 30 दिनों के अंदर यह जमा नहीं कराया तो आपको 3 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ही में रिवाइज हिज अकाउंट विद इन 30 डेज। मान लीजिए कि आपने 30 तारीख से पहले पहले आपने अपना सारा हिसाब किताब जमा किया और उसमें कोई अगर प्रॉब्लम आ गई तो आप दोबारा से सबमिट अपना रिवाइज अकाउंट दोबारा से उसको में सुधार करके दोबारा जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर यदि आप लास्ट दिन को ही अगर अपना अकाउंट आप सबमिट करोगे और उसमें कोई कमी रहेगी तो फिर आप कैसे ठीक कर पाओगे। तो इस वजह से इन तारीखों से पहले पहले अपना काम सारा निपटा लें। यह तारीख आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आप अपना काम आप समय के हिसाब कर लें। और यह तो मुख्य तारीखें हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ अन्य भी अनेकों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, वह आप अपना ध्यान रखेंगे। जो मुख्य प्रक्रियाओं की डेट है वह यहां दी गई है। आपको पहले दिन से ही, जिस दिन आपका नामांकन हो जाता है, आप रफ में आपको सफेद गुलाबी और पीला रजिस्टर मेंटेन करना है। उसमें तो आप बिल्कुल साफ सुथरा लिखेंगे, लेकिन आप अपने इस्तेमाल के लिए रफ में लिख सकते हैं। 2 डाटा मेंटेन करना डेट वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्या कि आपने कितने रुपए किससे लिए और उसका रसीद हो का कोई भी कागजात हो, उनका नाम पता मोबाइल नंबर पूरा आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। एक आपको जिससे आप पैसे ले रहे हैं उसकी रसीद या कागजात और उनका नाम पता रखना होता है। और फिर जो चीज आप खरीद रहे हैं या किसी को आप किसी चीज के लिए पैसे दे रहे हैं उसकी रसीद और जिसके दे रहे हैं उसका नाम, रसीद, कागजात रखना होगा। यानी कि यह 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको नामांकन के पहले दिन से ही आप रखेंगे तो आपको चुनाव के बाद जो लेखा जो जमा होगा वह लेखा में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका हिसाब किताब बिल्कुल सही रूप से पूरे कागजात के साथ, पूरी प्रक्रिया के साथ जमा हो जाएगा। तो मैं इसको आप और परख दे रहा हूं कि आपको 2 तरह के रिकॉर्ड नॉमिनेशन के पहले दिन से ही आपको रखने हैं और उसके कागजात रखने हैं। किससे कितने रुपए लिए उसके कागजात, नाम पता रखना होता है। किस चीज पर कितने खर्च किए, किससे खरीदे, उसका नाम, पता और कागजात रखने होते हैं। कागजात का मतलब रसीद नहीं है तो 1 रुपए का टिकट लगाकर जो एक फॉर्मेट बनता है उसमें रख सकते हैं, या जैसा भी चुनाव अधिकारी आपको बताए उस तरह से आप रख सकते हैं। आप अगर फॉर्म ABC, अगर रजिस्टर ABC भर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
और अगर आप नहीं भर रहे हैं तो यह रफ जरूर ही मेंटेन करें पहले दिन से, ताकि इस रफ को देखकर इस रफ को देखकर आप फॉर्म एबीसी फेयर करें, साफ सुथरा उसमें भरें, कोशिश करें उसमें एक भी गलती ना हो। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरह की इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही रखनी है कि आपने किससे पैसे लिए, कैसे पैसे लिए, उसका जिससे पैसे लिए उसका नाम, उसका पता और रसीद। क्योंकि चुनाव अधिकारी आपसे मांग सकते हैं कि क्या सबूत है, क्या प्रूफ है आपने उनसे पैसे लिए हैं। तो जो आपने रसीद ले रखी है, लिखवा रखा है, या बैंक का स्टेटमेंट है या चेक है, जो भी है, तो आप उस समय रख सकते हो। वैसे ही किस किस चीज पर कितना पैसा खर्च किया, तो किससे हमने सामान खरीदा ये भी रखना होता है, जिससे खरीदा उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, और उससे रसीद लेना होता है। तो यह दो चीज आप लें, आपका काम बहुत आसान होगा। आपको शुरू में लगेगा, बहुत झंझट लगेगा, लेकिन आप एक दो बार करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। रसीद आप लो, संभाल कर रखते जाओ। कोई पैसा दे रहा है तो उसका भी आप डॉक्यूमेंट प्रूफ और रसीद संभाल कर रखो, और किसी चीज पे आप खर्च कर रहे हो तो उसका भी आप नाम पता दोनों का ही रखना है। जो आपको पैसे दे रहा है उसका भी नाम पता और रसीद, और जो जिस पे आप खर्च कर रहे हो उसका भी नाम पता और रसीद रखना है। और इस हिसाब से आप रफ बना सकते हैं डेट वाइज, 17 तारीख, 18, 19, 20, 21 ऐसे आप लिख सकते हैं, ताकि इससे आप फेयर कर लो। जब आप फेयर करोगे तो इस प्रोसेस के साथ आप फेयर करोगे तो आपको फॉर्म बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और यह प्रोसेस है कि आप 6 स्टेप फॉलो करके फॉर्म भरो। आपको जो ABC जो रजिस्टर भरना है वह डेट वाइज भरना है। ये नहीं कि पहले 1 तारीख में कुछ पूरा भर लिया फिर 2 तारीख में, ऐसे भरने से आपको गलत हो जाएगा। आपको पहले 1 तारीख लेनी है, 1 तारीख लेने के बाद उसका पहले बैंक का भर लेना है, फिर उसके नगद का भर लेना है, फिर उसका जो डेली का खर्चा है वह भर लेना है। जो बैंक का है वह येलो कलर का है, जो नगद का है वह पिंक कलर का है, और जो डेली के खर्चे का है वह सफेद कलर का है। तो यह 6 स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपका बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं पढ़ता हूं, यह नामांकन वाली तारीख पर पहले फॉर्म ABC पहले भर लें, फिर एक तारीख पर फॉर्म ABC भरते चले जाएं। फॉर्म ABC भरने के 6 स्टेप हैं। अब ये तीनों रजिस्टर भरने के 6 स्टेप क्या है? पहला स्टेप जो है, फॉर्म ABC पर डेट लिख लें। सब पे आप पहले पे डेट लिखो, जिस दिन आप भर रहे हो उसकी डेट लिख ली। दूसरा है कि दूसरे नंबर पे फॉर्म C कि उस तारीख पर कुल जमा राशि का टोटल लिखें। तो दूसरा स्टेप है कि फॉर्म जो C है, जो येलो कलर का है, उसमें जितना भी पैसा आपके पास है बैंक के अंदर में, या बैंक में आपने उस दिन में जितने भी जमा कराए वह आप टोटल लिख लीजिए, यानी कि आधा भरना है। केवल पैसे जो मिले, जो आपके बैंक में आए, जमा का रखना है। इसमें दूसरे स्टेप में खर्च नहीं लिखना है, केवल जमा का लिखना है। तीसरे स्टेप में आपके पास नगद कितने हैं, कितने लोगों ने दिए, कुल नगद कितने आए। तो आपका ये तीसरा स्टेप हो गया, तीसरी एंट्री हो गई कि आपके पास नगद में कितने पैसे हैं और कुल कितने आए। फिर आप चौथे स्टेप में फॉर्म ए भरें, जो सफेद कलर का है। उसमें आप लिखोगे कि नगद आपने कितने खर्च किए हैं और आपने बैंक से कितने खर्च किए हैं। तो जब आप फॉर्म ए पूरा भर लोगे तो आपको पता रहेगा कि आपने नगद में कितने खर्च किए और बैंक में कितने खर्च किए। तो जो फॉर्म बी है, तो जो नगद में जो खर्चा हुआ है वह भर लें। जो आपके पास है वो तो आपने पहले ही भर लिया। अब जो आपने खर्च किया वह फॉर्म बी में भर लें, और फिर फॉर्म सी में बैंक से जो खर्च हुआ वह भर लें।
इसका हमने एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है और आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, तो आप उसको जरूर देख लें। मैं यह स्टेप दोबारा आपको पढ़ देता हूं। नामांकन वाली तारीख पर पहले फॉर्म एबीसी पहले भर लें, फिर एक एक तारीख पर फॉर्म एबीसी भरते चले जाएं। फॉर्म एबीसी भरने के 6 स्टेप हैं। एक, फॉर्म एबीसी पर डेट लिखें। दूसरा स्टेप, फॉर्म सी में उस तारीख को कुल जमा राशि का टोटल लिखें। तीसरा स्टेप, फॉर्म बी में नगद कुल राशि का टोटल लिखें। स्टेप 4 में फॉर्म ए में उस तारीख पर जो भी खर्च हुआ वह भर लें। स्टेप 5 में फॉर्म बी में नगद में जो भी खर्च हुआ वह भर लें। और स्टेप 6 में फॉर्म सी में बैंक में जो भी खर्च हुआ वह भर लें। इस तरह आप 6 स्टेप करके भरेंगे तो आपको अपना खर्चा का हिसाब किताब रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जो आपको फाइनल रिपोर्ट जमा करानी है उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब यह कुछ प्रोसीजरल दिक्कत आती है जब आप जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और जब आपको फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी तो उनमें यह दिक्कतें आएंगी जो मैं आपको बताता हूं। मैं इंग्लिश रीड कर देता हूं, फिर आपको मैं हिंदी में बताऊंगा। प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ डीईओ स्क्रूटनी एंड समरी रिपोर्ट। प्रोसीजरल डिफेक्ट आर वाउचर्स नॉट साइन। जो आपके वाउचर्स हैं, वाउचर्स का मतलब जो आपने रसीद, जो वाउचर्स जो रसीद बनाए हैं आपने सामान का या खर्चे का जो भी रसीद बनाया है उस पर आपने साइन नहीं किया है, या जिसको आपने दिया है या जिससे लिया है उसके साइन नहीं है, तो वो भी आपका डिफेक्ट हो जाएगा। फिर ड्यूली शोन इन एफिडेविट नोट फाइल, तो आपको एक जो आप फाइनल रिपोर्ट सबमिट करोगे उसके साथ एफिडेविट आप लगाओगे। अगर उस एफिडेविट में भी आपने प्रॉपर रूप से साइन नहीं किया है तो वह डिफेक्ट में आ जाएगा। रजिस्टर ऑफ डे टू डे अकाउंट्स अलोंग विथ बैंक रजिस्टर एंड कैश रजिस्टर नॉट ड्यूली साइंड। अब ये भी है रजिस्टर, जो आपके 3 रजिस्टर हैं, ए बी सी या सफेद गुलाबी पीला, वह रजिस्टर आपने सारे पेज सारे जितना ही भरा है उसको आपने प्रॉपर रूप से साइन किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो वह प्रोसीजरल डिफेक्ट में आ जाएगा। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट पार्ट 1 टू पार्ट 4 एंड शेड्यूल 1 टू 10 नोट फिल्ड अप नोट ड्यूली साइंड। अब जो आप स्टेटमेंट दोगे उसके अंदर 4 पार्ट, एक फॉर्म है उसके अंदर 4 पार्ट हैं और आपको मैंने पहले भी दिखाया है और उसको हमने पढ़ के सुनाया है। यहाँ पर पूरा तो नहीं बताएंगे लेकिन एक नजर आपको दिखा देंगे, तो आप देख लीजिएगा कि जो एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट जो सबमिट होगी उसमें 4 पार्ट हैं और 10 शेड्यूल हैं जो पूरे प्रॉपर रूप से भर के जमा कराने हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट पार्ट 1 टू पार्ट 4 एंड शेड्यूल 1 टू 10 नॉट फिल्ड अप नॉट ड्यूली साइंड। उसके बाद कैश एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ रेस्ट 10,000 नॉट इनकर्ड थ्रू चेक। अगर आपने 10,000 से ऊपर चेक से अगर पेमेंट नहीं की है या बैंक से डायरेक्ट पेमेंट नहीं की है या ऑनलाइन पेमेंट नहीं की है या भीम ऐप से पेमेंट नहीं की है, नगद में पेमेंट कर ली है तो भी वो दिक्कत में आ जाएगा। एक समाधान जो हमारे एक उम्मीदवार को बताया गया कि उन्होंने कुछ खर्चे बैंक का, उनका जो कोऑपरेटिव का बैंक था उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया और उनसे कहा गया कि आप 10 लोगों से 2-2 हजार रुपए दिखाओ और उनसे हस्ताक्षर करा के लाओ कि उन्होंने उनसे आपने 2-2 हजार रुपए लिए हैं, इस तरह आप 20,000 रुपए दिखा पाओगे। तो ये सारे डिफेक्ट दूर करने के तरीके हैं जो आप अन्य उम्मीदवारों से पता कर सकते हैं, या फिर जो वो हैं जो चुनाव अधिकारी हैं वो अभी आपकी हेल्प करेंगे। तो कैश एक्सपेंडिचर इन एक्सेस 10,000 नॉट इनकर्ड थ्रू चेक। ये प्रोसीजरल डिफेक्ट है।
expenditure outside the bank account. If procedural defect, procedural outside the bank account, आपने बैंक से बाहर कुछ खर्चा किया है, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट नॉट सबमिटेड, आपने जो बैंक की स्टेटमेंट है उसका सर्टिफाइड कॉपी आपको साइन करके जमा करानी है. इफ बैंक अकाउंट इज नॉट ओपन एट ऑल, अगर आपने पूरा अगर बिल्कुल बैंक अकाउंट नहीं भी खोला है तब भी प्रोसीजरल डिफेक्ट में आ जाता है और आपका जो फाइनल रिपोर्ट होगा वह जमा करने में दिक्कत आएगी. तो यह आप एक बार और अच्छी तरीके से समझ लें कि किन किन वजहों से आपका जो फाइनल अकाउंट सबमिट होना है उसमें दिक्कत आ सकती है. मैंने हिंदी में आपको समझा दिया, मैं इंग्लिश में एक बार केवल रीड कर दे रहा हूं. प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ डीईओ स्क्रूटनी एंड समरी रिपोर्ट, जो आपका खर्चा का हिसाब किताब है उसकी समरी रिपोर्ट जो सबमिट करनी है. प्रोसीजरल डिफेक्ट्स आर वाउचर्स नॉट साइंड, ड्यूली शोन इन एफिडेविट नॉट फाइल्ड, register of day-to-day accounts along with bank registered and case registered not duly signed, abstract statement part 1 to part 4 and schedule 1 to 10 not filled up, not duly signed, cash expenditure is exceed of rest 10,000 not incurred through check. If procedural for preparation of DEO scrutiny and summary report, if procedure defects, expenditure outside the bank account, self certified copies of the statement of bank account not submitted, and if the bank account is not opened at all. आपको जब आपकी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी और एक्सेप्ट हो जाएगी तो उसकी जो भी उम्मीदवार हैं उनकी अकाउंट सबमिट होने के 3 दिन के बाद 3 दिन के अंदर अंदर उसे ऑनलाइन जमा कराना होता है. जिसे जो भी चेक करना चाहे वह चेक कर सकता है. ऑनलाइन फिलिंग ऑफ डीईओ स्क्रूटनी रिपोर्ट suvidha.eci.gov.in. इन केस ऑफ क्लैरिफिकेशन, अगर कोई क्लैरिफिकेशन है तो support.eci.tech.in से ले सकते हैं. मैं इसे एक बार और पढ़ देता हूं. जो आपकी फाइनल रिपोर्ट जब स्वीकृत हो जाएगी तो उसे 3 दिन के अंदर अंदर में डीईओ को suvidha.eci.gov.in पर पब्लिश करनी होती है जिसे कोई भी चेक कर पाए. ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ डीईओ स्क्रूटनी रिपोर्ट suvidha.eci.gov.in. in case of clarification support.eci.tech.in. Procedure for preparation of DEO scrutiny and summary report. The reply of the candidate will be examined by the DEO and he shall forward the copy of notice and reply of the candidate, if any, to the commission along with his comments. अगर मान लीजिए कैंडिडेट ने अपना फाइनल जो अकाउंट है, फाइनल जो हिसाब किताब है ओरिजिनल सबमिट किया, तो उसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो जो डीईओ होगा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो होगा, वह कैंडिडेट को नोटिस देगा और जो उम्मीदवार है वह उस नोटिस का जवाब और दोबारा से रिवाइज्ड अकाउंट के साथ जमा करेगा और उसको डीईओ आगे फॉरवर्ड करेगा. तो यह प्रक्रिया है. आप को इस वजह से यह वीडियो बनाया गया है कि आप पूरी पहले से समझ लें और कोई दिक्कत ना आए, उस हिसाब से आप अपना अकाउंट मेंटेन करें. द रिप्लाई ऑफ द कैंडिडेट विल बी एग्जामिन्ड बाय द डीईओ एंड ही शैल फॉरवर्ड द कॉपी ऑफ नोटिस एंड रिप्लाई ऑफ द कैंडिडेट इफ एनी टू द कमीशन अलोंग विथ हिज कमेंट्स. इन केस वेयर disagreement persist even after the account reconciliation meeting, the DEO shall get the data entered into the EEMS software within 3 days of the finalization of the candidate wise scrutiny report along with all relevant documents. In case of where a disagreement persists even after the accounts reconciliation meeting, the DEO shall get the data entered into the EEMS software within 3 days of the finalization of the candidate
candidate wise scrutiny report along with all relevant documents. EEMS software, online filing of DEO scrutiny report, suvidha.eci.gov.in. In case of clarification, support.ecitech.in. अब जो हमने पहले वीडियो बना लिया है और हमने सारा डिटेल में बताया है, इसमें हम केवल आपको केवल दिखाएंगे कि कौन कौन से फॉर्म जरूरी है नॉमिनेशन होने के बाद भरने के लिए। तो पहला फॉर्म जो है यह अभ्यर्थी का पहचान पत्र होता है, कैसे भरना है हमने पहले बता दिया। आप यह देख लो, नॉमिनेशन होने के बाद पहली जिम्मेवारी है कि आप अपना नॉमिनेशन अभ्यर्थी अपना पहचान पत्र बनाएं चुनाव चिन्ह आवंटन होने के तुरंत बाद। दूसरा, अभिकर्ता नियुक्त करना होता है। यह भी हमने फॉर्म भरना आपको सिखाया हुआ है। यहां आपको हम जल्दी जल्दी केवल आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको पता लग जाए कि आप डेट वाइज भी समझ जाएं और वैसे ही पता लगे 23 तारीख को या जब आपका चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाता है तो उसके बाद आप यह फॉर्म भर के अपना अभिकर्ता नियुक्त कर लें, जिससे जो भी परमिशन लेनी है अभिकर्ता कर पाए और अपना पूरा ध्यान आप चुनाव प्रचार में लगा पाएं। या अगर आप चुनाव कार्यालय जाते हैं तो जो चुनाव अभिकर्ता है वह चुनाव प्रचार में शामिल हो सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने पहले रीड करके सब डिटेल में बताया हुआ है, यहां आपको केवल दिखा रहे हैं। अगर आपको समझना है तो हमारा पहले का वीडियो देख लें। ये भी जो एजेंट आप अपॉइंट करोगे, जो आप एजेंट अपॉइंट करोगे उसी का फॉर्मेट है, लेकिन यह इंग्लिश में है। पहले वाला जो हमने आपको दिखाया वह हिंदी में था, यह इंग्लिश में है लेकिन सेम है। यह जो आपका हिसाब किताब रखने के लिए जो आप अतिरिक्त एजेंट बनाएंगे उसका यह फॉर्मेट है। इसको हमने भरना पहले सिखा दिया है। यहाँ आपको केवल दिखाएंगे, यह इंग्लिश में है। ऊपर यह अतिरिक्त एजेंट नियुक्त करने का हिंदी में था, हिंदी में है, और यह इंग्लिश का फॉर्मेट है। यह हमने भरना पहले बताया हुआ है। और यह जो फॉर्म है वह आपको पर्चे छापने हैं, बैनर छापना है, पोस्टर छापना है, पंफलेट, पर्चा, पोस्टर, बैनर, उसकी परमिशन के लिए यह फॉर्म भरना होता है। यह भी 2 पेज का है, तो आप देख लीजिए। यहां हम आपको पूरा नहीं समझाएंगे, पूरा रीड नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले बता दिया है। यह फॉर्म ABC है। ए जो होगा वो सफेद रंग का होगा, बी जो होगा गुलाबी रंग का होगा, और सी जो होगा वह पीले रंग का होगा। सी में आपको बैंक का हिसाब किताब रखना है, बी में आपको कैश का हिसाब किताब रखना है, और ए में आपको खर्चे का हिसाब किताब रखना है। और कैसे भरना है आज का, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वह वीडियो आप देख लें। और
क्या प्रोसेस से भरना है वह इसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो यह आप प्रॉपर रूप से नहीं भरेंगे तो आपको आगे बहुत दिक्कत आने वाली है, तो इसमें पूरा ध्यान रखें और इसे प्रॉपर रूप से भरें। यह एक सबमिट किया गया है हिसाब, यह आप देख लो। यह पहले आपको दिखाया जा चुका है एक बार। यहां आपको ज्यादा जल्दी डिटेल में आपको नहीं समझाया जाएगा, केवल जल्दी जल्दी दिखाया जाएगा। यह फॉर्म बी है, यह भी फॉर्म बी है, नील 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 कर दिया इन्होंने डेट वाइज। यह फॉर्म सी है, इन्होंने भी डेट वाइज इसमें भी नील कर रखा है, तो यहां से भी आप देख सकते हैं। यहां कंफ्यूज होते हैं लोग पेई पेई के ऊपर। पेई का मतलब जिसे आप जिससे आपने सामान लिया या सर्विसेज ली उसका नाम और पता, और उससे रसीद लेनी है। तो नाम पता और रसीद नंबर तो आप आगे डालोगे, यहां बिल नंबर वगैरह आप यहां डालोगे, लेकिन यहां पर नाम पता डालना पड़ेगा। तो पेई यानी कि जिसको आप जिससे आपने सामान खरीदा या सर्विसेज ली उसका नाम पता। तो यह फॉर्म आपको पूरा हमने पहले ही समझा दिया है, यहां बस आपको दिखाएंगे। देख लीजिए फॉर्म ए है, वाइट कलर का, कैसे भरा हुआ है। पिछले वीडियो में हमने ये सारा डिटेल में आपको समझाया है। इसमें से कुछ आपको समझना हो तो वीडियो रोककर आप देखकर समझ सकते हैं। ये पार्ट बी है। ये देखिए इन्होंने पेई का यानी जिससे आपने सर्विसेज ली या सामान लिया उसका नाम लिखा हुआ है, नाम और एड्रेस लिखना है यहां पर।
यह आप परमिशन लेते हैं मीटिंग का या किसी और चीज़ का, तो अपने जो मीटिंग में आप जो खर्चा करेंगे उसकी डिटेल देनी होती है। यह फॉर्मेट भी आपको पहले बताया जा चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। यह इम्पोर्टेंट है, यह भी आपको बताया जा चुका है। यहाँ आपको केवल दिखाया जाएगा, ये आप पिछले वीडियो में आप इसे पूरा देखकर समझ सकते हैं। इसमें जैसा कि आपने जैसे पहले आपको पता है कि इसमें चार एनेक्सचर हैं, 10 शेड्यूल हैं, सारे आपको जमा करने होते हैं। जरूरत हुई तो स्पेशली इस फॉर्मेट का एक वीडियो हम बनाएंगे। पार्ट बी अभी आप देख रहे थे, वही है। पार्ट सी भी आपने देखा। ये गाइडलाइन है। पिछले वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट गाइडलाइन पढ़ी है। ये पार्ट टू है, ये पार्ट 1 है। चार पार्ट सबमिट करना है, तो ये पार्ट 1 है। ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। यह फॉर्म हिंदी में भी है, तो आप घबराएं ना, हिंदी में भी देख सकते हैं। चुनाव आयोग से आप मांग सकते हैं या वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हम भी हिंदी में ढूंढने का प्रयास करेंगे, आप हमसे भी ले सकते हैं, हमें मिल जाएगा। तो ये पार्ट 4 है, एफिडेविट है। ये एक्नॉलेज मिलेगा आपको, एक्नॉलेजमेंट। जैसा आपको मालूम है 10 शेड्यूल हैं। तो पहला जो शेड्यूल है वो डिटेल्स ऑफ इलेक्शन फंड्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैंडिडेट्स। शेड्यूल 2 एक्सपेंडिचर इन पब्लिक मीटिंग, रैली, processions etc. with the star campaigners and apportioned to candidate i other than those for general party propaganda।
इसका हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 5 शेड्यूल, 6, 7, 8, 9, वहाँ 10 शेड्यूल की बात हो रही थी, यहाँ 9 शेड्यूल दिए हुए हैं। हो सकता है कि नया फॉर्म आया हो जिसमें 10 शेड्यूल हो सकता है 9 ही शेड्यूल हो, वहाँ एक गलत बताया हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप चुनाव आयोग में क्लैरिफाई कर लें, अपने चुनाव अधिकारी से क्लैरिफाई कर लें। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पूरी चुनाव प्रक्रिया की एक बड़ी पिक्चर देने में सहायक सिद्ध होगी। और इसके अलग अलग स्टेप के लिए हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं और हम आपको समय समय पर भेजते भी रहे हैं और आगे भी भेजते रहेंगे। और यदि आप इन वीडियो से पूरी जानकारी लेकर, पूरा प्रशिक्षण लेकर अगर आप चुनाव प्रक्रिया में भाग लोगे तो बहुत आसानी से, बिना मेहनत के, बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। जय भारत, जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान।